नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। तो दोस्तों जुड़ चुका हूं मैं यहां पर आप सभी के लिए जेटेट परीक्षा 2024-25 की तैयारी को लेकर के। तो जो भी शिक्षक बंधु जेटेट परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए देखिए सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात क्या होगी कि देखिए पढ़ने के लिए सबसे पहले आपको सोचना पड़ता है कि किस पुस्तक को पढ़ें, कहाँ से नोट्स लें और क्या पढ़ें कि कम समय में अच्छा तैयारी करके यहाँ पर रिजल्ट ला सके, क्योंकि जेटेट परीक्षा बार बार आयोजित नहीं होती है और एक बार समय जाने के बाद दोबारा आपको नहीं मिलता है। तो इस कड़ी में हम आपके लिए बता देते हैं जेटेट परीक्षा के लिए अभी जो जैक एग्ज़ाम लेगी, ठीक है। और अभी देखिए जितना भी जैक एग्ज़ाम ले रही है आप सभी ने प्रश्न पत्र को देखा भी होगा, नहीं भी देखा होगा तो आपको मिल जाएगा, देख लीजिएगा। जेसीईआरटी किताब जो जैक सरकारी विद्यालयों में फ्री में पढ़ने के लिए देती है, वहाँ से भर भर के प्रश्न लेकर के आती है और यहाँ पर विद्यार्थी जो होते हैं बहुत ऊंचे स्तर की पढ़ाई की तैयारी करते रह जाते हैं और वो सभी यहाँ पर फ्लॉप करते हैं। और जो यहाँ पर जेसीईआरटी जैक की किताब का हूबहू प्रश्न पढ़ के चले जा रहे हैं उनका यहाँ पर रिजल्ट बहुत ही अच्छा हो रहा है, जिसका प्रमाण भी हमने यहाँ पर अभी जो परीक्षा हुआ उसका सभी को हमने यहाँ पर जो नोट्स मिला हुआ था, नोट्स दिए थे उसको हमने अंडरलाइन करके भी भेज दिया था। लगभग देखिए आपको यहाँ पर 80% 85% प्रश्न जो है आपके जेसीईआरटी जैक की किताब से हूबहू सिंपल प्रश्न भिड़े हुए थे। तो आपका जेटेट में भी आएगा, लेकिन अब आपकी बारी है कि आप क्या डिसाइड करते हैं, ठीक है। यदि आप कहीं से गाइड लेके पढ़ रहे हैं तो गाइड तो देखिए बहुत ही आपको कमज़ोर बना देगा, ठीक है। बहुत ज़्यादा पढ़िएगा बहुत कम आएगा। आप जेसीईआरटी किताब का अगर आपके पास समय है तो नोट्स बनाइएगा, और यदि नोट्स नहीं बना पाते हैं तो देखिए हम आपके लिए इसी कड़ी पर काम करते हैं। हम आपको सारे नोट्स पीडीएफ और वीडियो यहाँ पर जेसीईआरटी जैक के किताब का हर चैप्टर क्लास 6 से लेकर के 11 तक, अभी 10 तक तो देखिए कंप्लीट है, 11 का बन रहा है, 10 तक से ही आपका ऐसे जेटेट परीक्षा में रहेगा। तो 10 तक का 100% कंप्लीट नोट्स हर चैप्टर से मिलेगा। और अभी हर जिस चैप्टर से आएगा अगर एग्जाम में प्रश्न तो उस चैप्टर से वहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में रहेगा ही रहेगा। तो ये हैंड रिटेन नोट्स है, आपको अब पूरा अंदर से निचोड़ करके बनाया गया है। इसकी प्रामाणिकता भी हो गई है अभी परीक्षा में बहुत हद तक, यानी 85-90% प्रश्न उसी नोट से भिड़े भी थे। तो आप सभी देख भी लिए होंगे। जो शिक्षक अभी तक नहीं जुड़े हैं आप जुड़ जाइएगा, हैंड रिटेन नोट्स लेकर के जरूर पढ़ लीजिएगा। अभी आपको सिर्फ यदि 1 से 5 शिक्षक की तैयारी कर रहे हैं तो 500 रुपये में आपको यह मिलेगा, और 6 से 8 शिक्षक की तैयारी कर रहे हैं तो यह आपको 500 रुपये मिलेंगे। और दोनों शिक्षक अगर एक साथ जुड़ देंगे तो उनको सिर्फ 700 रुपये में यहाँ से हम प्रोवाइड करते हैं ये सारे नोट्स, और उसके साथ साथ फ्री क्लासेज भी रहती है, ठीक है। तो क्लासेज भी आपको है, नोट्स भी आपको है, उसमें बात करने की सुविधा भी है, जिससे आप 100% यहाँ से स्कोर करेंगे। चलिए चलते हैं आगे। यहाँ पर सीडीपी का प्रैक्टिस सेट 9 लेकर के आए हुए हैं, ठीक है। इसके पहले आपने 1 से 8 तक का यदि प्रैक्टिस सेट नहीं देखा है तो आप सभी को अवश्य देख लीजिएगा, क्योंकि इस प्रैक्टिस सेट में आपको विभिन्न राज्यों के शिक्षक पात्रता परीक्षा का मिला हुआ प्रश्न बना हुआ है। साथ में यहाँ पर ऐसे टॉपिक लिए गए हैं जो कि आपके एग्जाम में आते ही आते हैं, ठीक है। तो सभी का मिक्सअप प्रश्न बना हुआ है। और आपको बता देते हैं यहाँ पर सीडीपी का जो भी चैप्टर आने वाले हैं उसका पीडीएफ बन गया है, उसके एमसीक्यू बन गए हैं, पीडीएफ तैयार हैं। तो आप सभी जो भी शिक्षक यहाँ पर देखिए जेटेट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए अति आवश्यक होगा कि आप यहाँ से सभी सब्जेक्ट का हो सके तो सभी सब्जेक्ट का लेकर के यहाँ से पीडीएफ तैयारी कर लीजिएगा। आपको सारा कुछ हम आपको व्हाट्सएप पर ग्रुप में जुड़ करके आपको प्रोवाइड करते रहते हैं, तो आप सभी अभी कभी जुड़ जाइएगा, ठीक है। चलिए देखिएगा यहाँ पर प्रश्न है, बच्चों में बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान की गई है, ठीक है। बच्चे में जो बौद्धिक विकास होते हैं उनकी 4 अवस्थाएं होती है, उनकी विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान किसके द्वारा की गई आपको बताना है, ठीक है। कोहल वर्ग के द्वारा, एरिक्सन के द्वारा, स्किनर के द्वारा, जीन पियाजे के द्वारा, ठीक है। किसके द्वारा बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान की गई है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर बच्चों में बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की जो पहचान किया गया है वो आपको जीन पियाजे साहब के द्वारा किया गया है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 4 विशिष्ट अवस्थाएं कौन कौन है आपको बता देते हैं कि ये अभी जैक ने जो 2 आकलन परीक्षा लिया, जैक ने अभी फिलहाल दोनों में यहाँ से प्रश्न है जीन पियाजे से थे, ठीक है। और वही प्रश्न थे जो मैंने यहाँ पे बनाया हुआ था, ठीक। तो आपको केवल इंपॉर्टेंट प्रश्न ही हम बनाते हैं, प्रश्न आपका कम बनता है लेकिन वहाँ से प्रश्न आने की गुंजाइश बहुत ही ज़्यादा रहती है। तो बच्चों में बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाएं हैं। पहला अवस्था क्या है आपको पता है, पहला सेंसरी मोटर स्टेज, जिसको हम लोग कहते हैं संवेदी गामक अवस्था है। क्या कहते हैं, संवेदी गामक अवस्था, क्लियर। दूसरा जो है आपका यहाँ पर
दूसरा अवस्था जो है वो है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था हम लोग कहते हैं दूसरा अवस्था को। ठीक है, तीसरा अवस्था को क्या कहते हैं? तो तीसरा अवस्था को हम लोग मूर्त संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं। क्या कहते हैं? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था हम लोग उसको कहते हैं। ठीक है, और चौथा अवस्था को क्या कहते हैं? अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं। ठीक है, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं। इसका पूरा पीडीएफ बना हुआ है, बहुत कम प्रश्न देखिए हम इस पर बनाए हैं, केवल वही प्रश्न जो आपके एग्जाम में आएंगे ही आएंगे। तो आप सभी जुड़िएगा और यहाँ से प्रश्न लेकर के पढ़िएगा। ठीक है, सारा कुछ सभी सब्जेक्ट का पीडीएफ तैयार है, चाहे वो 6 to 10 तक का, चाहे वो हिस्ट्री का हो, चाहे ज्योग्राफी का हो, या पॉलिटिकल का हो, या साइंस का हो, या मैथ का हो, 10 तक का पूरा जो CRT कंप्लीट सरकारी किताब का जो बुक जैक का होता है पूरा बना हुआ है, और उसी पर आधारित पूरा प्रैक्टिस सेट भी हम केवल करवाते हैं। तो आप सभी यहाँ पर 500 रुपया दे करके जुड़ के तैयारी कर सकते हैं बहुत ही कम फी में। ठीक है, चलिए अगला है, विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार किससे संबंधित है? विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार किससे संबंधित है? अंतः संबंध का सिद्धांत, निरंतरता का सिद्धांत, एकीकरण का सिद्धांत, अंतःक्रिया का सिद्धांत। ठीक है, विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार किससे संबंधित है? ठीक है, देखिए यही प्रश्न जो है अभी द्वितीय आकलन परीक्षा में पूछा गया था। द्वितीय आकलन परीक्षा जो सहायक अध्यापक के लिए हुई थी, उस प्रश्न को, इस प्रश्न को हमने कब बनाया है? जब प्रथम आकलन परीक्षा होता था उसी समय हमने इसको बनाया था। ठीक है, उसी का हम यहाँ पर आपको जेटेट के लिए भी करवा रहे हैं कि ये जेटेट की दृष्टि से भी आपका महत्वपूर्ण है। ठीक है, और बाकी न्यू प्रश्न भी आपके बने हुए हैं। तो देखिए ये क्या है, विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। इसका मतलब है कि यह विकास क्या होता है? निरंतर चलते रहता है। विकास क्या होता है? निरंतर चलते रहता है, निरंतर होते रहता है। तो निरंतर होते रहता है तो यही लगाइएगा कि ये सिद्धांत जो है निरंतरता का है। यह सिद्धांत निरंतर चलेगा, मतलब निरंतरता का सिद्धांत है, तो इसको हम लोग निरंतरता का सिद्धांत में रखते हैं। ठीक है, तो ये हो गया निरंतरता का सिद्धांत। क्लियर? चलिए क्लियर हो गया होगा आपको। अगला प्रश्न है, डिसलेक्सिया किससे संबंधित है? डिसलेक्सिया किससे संबंधित है आपको बताना है। मानसिक विकार, गणितीय विकार, भाषा विकार या पठन विकार। ठीक है, डिसलेक्सिया किससे संबंधित है आपको यहाँ पर बताना है। ठीक, देखिए आपको यहाँ पर एक जो है अधिगम विकार पाठ है, एक पाठ का नाम है अधिगम विकार, न अधिगम विकार। यहाँ से एक प्रश्न आपको, एक नहीं दो कह लीजिए, 2 प्रश्न आपका एग्जाम में पक्का रहता है। ठीक है, और अधिगम विकार का टॉपिक हम आपको बना दिए हैं, और वहाँ से प्रश्न बाहर आज तक गया ही नहीं है। ठीक है, तो आप यहाँ से जरूर जुड़ने का प्रयास कीजिएगा ना, और ले लीजिएगा। देखिए तो डिसलेक्सिया किससे संबंधित है? तो देखिए डिसलेक्सिया क्या होता है यहाँ पर याद रखिएगा। डिस मतलब तो दोष हो जाता है, मेन वर्ड्स आपका लेक्सिया है। ठीक है, मेन वर्ड्स आपका लेक्सिया है। लेक्सिया के लिए याद रखिएगा, लेक्सिया जानते हैं, लक्स साबुन देखते हैं ना, तो अगर आप इसको लक्स पढ़ रहे हैं तो कोई बच्चा इसी को लुक्स भी पढ़ता है, यही लिखा हुआ को लुक्स। तो ये आप इसको पढ़ रहे हैं लक्स, एक बच्चा पढ़ रहा है लुक्स, तो बच्चा लक्स का लुक्स पढ़ रहा है, ये क्या माजरा है भाई? तो ये पढ़ने का विकार है, पढ़ने का विकार, पठन विकार है। क्या है? पठन विकार। तो देखिए अब लेक्सिया वाला जितना आएगा, चाहे वो डिसलेक्सिया आ जाए या एलेक्सिया आ जाए या प्रेलेक्सिया आ जाए, कुछ लेक्सिया आ जाए, तो लेक्सिया वाला जो आपका एग्जाम में आएगा तो दिमाग में रखिए कि बच्चा लक्ष्य को लुक्स पढ़ रहा था, बच्चा लक्ष्य को लुक्स पढ़ रहा था, यानी पढ़ने की गलती है, तो ये पठन विकार में जाता है। किस में जाता है? पठन विकार में। क्लियर? तो पठन विकार किस में? डी में है, तो राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। एलेक्सिया किससे संबंधित है? अभी देखिए हमने बताया था, डिसलेक्सिया हो या एलेक्सिया। देखिए मेन वर्ड्स लेक्सिया याद रखिएगा, लेक्सिया में लक्ष्य को बच्चा लक्ष्य साबुन को बच्चा लुक्स पढ़ता है, और ये पढ़ने का विकार है, इसलिए पठन विकार में डालिएगा। ठीक है, तो एलेक्सिया हो या डिसलेक्सिया हो, पठन विकार में जाएगा। राम सा को वाज पढ़ रहा है, राम जो है सा को वाज पढ़ रहा है, यह किस विकार से संबंधित है?
डिसलेक्सिया, डिसकैलकुलिया, अफेजिया, डिस्ग्राफिया किससे है? ठीक है, देखिए बच्चा पढ़ने में गलती कर रहा है, पढ़ने में गलती कर रहा है, यानी पठन विकार इसमें है, पढ़ने में गलती कर रहा है, पठन विकार है। और पठन विकार किससे जुड़ा हुआ है? डिसलेक्सिया से जुड़ा हुआ है, क्योंकि वहाँ भी बच्चा लक्ष्य को लुक्स पढ़ रहा होता है। जैसे यहाँ सा को वाज पढ़ रहा है तो वहाँ लक्ष्य को लुक्स पढ़ रहा है, तो पठन विकार है। और पठन विकार डिसलेक्सिया से जुड़ा होता है या एलेक्सिया से जुड़ा होता है, कोई भी लेक्सिया से। तो यहाँ पर लेक्सिया वाला ऑप्शन क्या एगो है? तो लेक्सिया वाला ऑप्शन केवल एगो है, तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, डिसलेक्सिया से संबंधित है। क्लियर होते चल रहा है ना? सब पीडीएफ बहुत कम हम आपको देते हैं और भिड़ाते बहुत ज़्यादा है एग्जाम में, बस यही आप दिमाग में रख लीजिएगा। और हम क्या भिड़ाएंगे आपको, हमने यहाँ पर बनाया ही ऑथेंटिक नोट्स, जो कि JCRT जैक की किताब का, बाहर से हमने एक भी प्रश्न लिया ही नहीं, इसे तो इसलिए आते हैं। और यहाँ पर बहुत ही कड़ी मेहनत करने के बाद आपको सारे नोट्स किताब से हूबहू निकाले गए हैं। ठीक है, 6 से 10 वर्ष की अवस्था में बालक रुचि लेना प्रारंभ करता है। बच्चा जो है 6 से 10 साल की अवस्था में किस में रुचि लेना शुरू करता है? धर्म में, मानव शरीर में, यौन संबंध में, विद्यालय में। ठीक है, तो बच्चा जब 6 से 10 वर्ष का हो जाता है तो वह विद्यालय में रुचि लेना प्रारंभ कर देता है। किसमें? विद्यालय में रुचि लेना प्रारंभ कर देता है जब बच्चा 6 से 10 वर्ष का होता है। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा। निम्न में से कौन बुद्धिमान बच्चे का लक्षण नहीं है? बताना है कि इसमें कौन बुद्धिमान बच्चा का लक्षण नहीं है। वह जो लंबे निबंधों को बहुत जल्दी रटने की क्षमता रखता है, यह तो बुद्धिमान बच्चा का लक्षण है ही नहीं। ठीक है, रटने वाला बच्चा कभी भी बुद्धिमान हो ही नहीं सकता है। क्लियर? चलिए आपसे ये पूछा है कि इसमें कौन बुद्धिमान बच्चे का लक्षण नहीं है, तो आंसर ए हो गया है। लेकिन आगे और हम देखेंगे। वह जो प्रवाहपूर्ण एवं उचित तरीके से संप्रेषण करने की क्षमता रखता हो, ये बुद्धिमान बच्चा का लक्षण है। वह जो अमूर्त रूप से सोचते रहता है, ये भी बुद्धिमान बच्चा का लक्षण है, सोचना। वह जो नए परिवेश में स्वयं को समाजित कर सकता है, ये भी बुद्धिमान बच्चा का लक्षण है। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा। छात्रों के सही मूल्यांकन के लिए निम्नलिखित में किस विधि का प्रयोग किया जाना चाहिए? छात्रों के सही मूल्यांकन के लिए निम्नलिखित में किस विधि का प्रयोग किया जाना चाहिए? रचनात्मक मूल्यांकन, सतत मूल्यांकन, कोर्स के अंत मूल्यांकन, प्रत्येक छमाही पर मूल्यांकन। ठीक है, तो छात्रों के सही मूल्यांकन के लिए यहाँ पर सतत और व्यापक मूल्यांकन का प्रयोग किया जाना चाहिए। ठीक है, सतत मूल्यांकन क्यों लिखा हुआ है, लेकिन कभी कभी आपको सतत एवं व्यापक भी लिखा मिल सकता है, तो सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के द्वारा किया जाना चाहिए। एक शिक्षक को समाज में इज्जत कब मिलना चाहिए? एक शिक्षक को समाज में इज्जत कब मिलना चाहिए? एक आदर्श जीवन जीता हो, निष्ठापूर्वक अपनी ड्यूटी करता हो, प्रभावकारी तरीके से पढ़ाने में सक्षम हो, ये सभी। ठीक है, तो एक शिक्षक जिसमें ये सभी गुण है उसको इज्जत मिलता ही मिलता है, तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ये सभी। ठीक है, कोई बच्चा प्रभावकारी तरीके से हुनर कैसे सीख सकता है? आप कोई भी हुनर कैसे सीख सकते हैं? अवलोकन करके, सुनकर, पढ़कर, खुद करके। देखिए, ठीक है, देखिए यहाँ पर लिखा प्रभावकारी तरीका। अवलोकन करके भी कुछ सीखा जा सकता है, सुन करके भी कुछ सीखा जा सकता है, पढ़ करके भी कुछ सीखा जा सकता है, खुद करके। लेकिन प्रभावकारी, यदि आपको प्रभावकारी या विशिष्ट रूप से सीखना है तो आपको उस काम को खुद करके देख के तब सीखना होगा, तब आपके लिए यह प्रभावकारी हो पाएगा। ठीक है, जब तक आप खुद करके नहीं देखेंगे तब तक आपको वह प्रभावकारी नहीं रहेगा। तो इसका राइट आंसर होगा खुद करके। ठीक है, बाल विकास का जीन पियाजे के सिद्धांत का आधार है। बालक विकास के लिए जीन पियाजे के सिद्धांत का आधार क्या है? मनोविश्लेषण विकास, नैतिक विकास, मनोसामाजिक विकास, संज्ञानात्मक विकास। ठीक है, तो यहाँ पर बालक विकास का जीन पियाजे के सिद्धांत का आधार क्या है? तो संज्ञानात्मक विकास है। ठीक है, क्या है आपका? संज्ञानात्मक विकास है, संज्ञानात्मक विकास है। ठीक है, देखिए मनोविश्लेषण सिद्धांत सिगमंड फ्राइड ने दिया है, नैतिक विकास का सिद्धांत कोहलबर्ग ने दिया है, मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत एरिक्सन ने दिया है, और संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत जीन पियाजे साहब के द्वारा दिया गया है। ठीक है, संज्ञानात्मक विकास का पिता किससे कहा जाता है? संज्ञानात्मक विकास का पिता किससे कहा जाता है? स्टैनली हॉल,
प्रियर, पियाजे या वाटसन। तो संज्ञानात्मक विकास का पिता जीन पियाजे साहब को ही कहा जाता है। ठीक है, जीन पियाजे साहब को ही कहा जाता है। किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है? किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है? कॉलसैनिक, पियाजे, स्किनर या हॉरलॉक। ठीक है, विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है, किसके अनुसार कहा गया है? तो यहाँ पर मुख्य रूप से इसका आंसर स्किनर होगा। ठीक है, विकास में वृद्धि का क्या मतलब है? विकास में वृद्धि का क्या मतलब है? ज्ञान में वृद्धि, संवेग में वृद्धि, वजन में वृद्धि, आकार, सोच, समझ, कौशल में वृद्धि। तो वृद्धि का तात्पर्य है आकार में वृद्धि, सोच में वृद्धि, समझ में वृद्धि, ये सभी चीज राइट आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, तनाव और क्रोध की अवस्था है, कौन सी अवस्था तनाव और क्रोध की अवस्था होती है? शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था या वृद्धावस्था। ठीक है, देखिए यहाँ पर तनाव और क्रोध की जो अवस्था होती है वो बच्चों में किशोरावस्था में होती है। ठीक है, यह जो होता है एक सैनिक अवस्था होता है जिसमें बच्चा कुछ कर गुजरना होता है, इसमें इन्हें किसी भी प्रकार की दिक्कत होती है तो वह तनाव में आ जाते हैं, क्रोध में आ जाते हैं। ठीक है, तो तनाव और क्रोध की अवस्था जो है आपको किशोरावस्था है। बच्चों की बुद्धि लब्धि 90 से 110 के मध्य है। बच्चों की बुद्धि लब्धि 90 से 110 के मध्य है, वो बच्चा किस प्रकार का है? ठीक है, देखिए बुद्धि लब्धि पाठ को आप पढ़ के ही जाइएगा, आपको हम बता देते हैं जो पाठ पढ़ना है। 8-9 पाठ ऐसे हैं जहाँ से आप पढ़ के जाएंगे तो आपको कम से कम 15 से 18 प्रश्न आ ही जाते हैं। ठीक है, 15 से 18 प्रश्न आ जाते हैं। बाकी 12 प्रश्न जो है आपके दिमागी उपज होते हैं, जो कि आप जानते हैं वो सभी को नहीं मत होता है। ठीक है, तो मेन टॉपिक को देखे जाइएगा तो आपको कम से कम 15 से 18 प्रश्न आएगा। ठीक है, तो बुद्धि लब्धि टॉपिक को आप देख के जाइएगा क्योंकि यहाँ से एक प्रश्न छपेगा आपके एग्जाम में। बच्चों की बुद्धि लब्धि 90 से 110 के मध्य है, वो बच्चा किस प्रकार का है? इसका टॉपिक, इसका पीडीएफ बना हुआ है, जो जुड़ते हैं उनको सब कुछ मिला हुआ है, आप ले लीजिए, पढ़ लीजिए, देख लीजिए। ठीक है, कुछ नहीं लगना है। बताइए, घर बैठे आपको 500 रुपये में क्षेत्रीय भाषा छोड़ करके सभी सब्जेक्ट का तैयारी करवा दिया जा रहा है और सभी का पीडीएफ भी दिया जा रहा है, और वो भी वैसा पीडीएफ जो एग्जाम में आया हुआ है, तो आप लेकर के जरूर पढ़ लीजिएगा। एग्जाम में जाने से अगर देखिए 2-3 दिन 4 दिन भी है तो यहाँ से पीडीएफ आप लेकर पढ़िए, बहुत कम पीडीएफ और बहुत ज़्यादा प्रश्न भिड़ता है। बच्चों के बुद्धि लब्धि 90 से 110 के मध्य, वह कैसा है? सामान्य बुद्धि, प्रखर बुद्धि, उत्कृष्ट बुद्धि या प्रतिभाशाली। ठीक है, तो बच्चों के बुद्धि लब्धि 90 से 110 के मध्य है, तो वह बच्चा जो है सामान्य बच्चा है। वह बच्चा कैसा है? सामान्य बच्चा है। ठीक है, बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम कितने वर्ष के लिए बच्चों को लागू किया गया? बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम कितने वर्ष के लिए बच्चों को लागू किया गया है? 6 से 14 वर्ष, 7 से 13 वर्ष, 9 से 11 वर्ष या कोई नहीं। ठीक है, तो 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू किया गया है। अगला प्रश्न है, यदि एक बच्चे की मानसिक आयु 5 वर्ष है, यदि एक बच्चे की मानसिक आयु 5 वर्ष है और वह वास्तविक आयु 4 वर्ष है, उस बच्चे की बुद्धि लब्धि कितनी होगी? यही प्रश्न आपका आकलन 1 में आया था, जैक के द्वारा लिया गया था। इस प्रश्न को हमने बनाया था, देखिए प्रश्न भिड़ा भी था, आकलन 1 में आया था। ठीक है, आकलन परीक्षा जो जैक के द्वारा लिया गया था वो। देखिए बुद्धि लब्धि निकालने के लिए आ सकता है, आपको आता भी है, आया भी है। ठीक, बुद्धि लब्धि का सूत्र क्या होता है? आईक्यू का बुद्धि लब्धि का सूत्र क्या होता है? तो बुद्धि लब्धि का सूत्र होता है मानसिक आयु, ठीक है, बट्टे वास्तविक आयु और इंटू होता है 100। ठीक है, तो बच्चा वास्तविक आयु 4 साल, बच्चा 4 वर्ष का है लेकिन उसका दिमाग कैसा है? 5 वर्ष के जैसा है। ठीक ना, तो इसका पहले हो गया क्या चीज़? बुद्धि लब्धि बराबर मानसिक आयु। तो बच्चे का मानसिक आयु कितना है? देखिए दिया हुआ मानसिक आयु, तो मानसिक आयु 5 है, बट्टा वास्तविक आयु, तो वास्तविक आयु 4 है और इंटू होता है 100। ठीक है, 4 से 100 कट जाएगा 25 बार में, और 25-25 कितना हो जाएगा? 125 हो जाएगा। ठीक है, तो राइट आंसर इसका 125 होगा, और 125 किस में है? बी में है, तो बी ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर?
बाकी देखिए यहाँ पर नीचे बना हुआ भी है कि आपको यहाँ पर जो भी PDF लेते हैं उनको सारा कुछ दे दिया जाता है, बात करने की सुविधा दिया जाता है, जिससे कि आपको किसी भी प्रकार का कोई परेशानी नहीं हो। ठीक है। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? लड़के बुद्धिमान होते हैं, लड़कियां अधिक बुद्धिमान होती है, बुद्धि का लिंग के साथ कोई संबंध नहीं है, सामान्यतः लड़के लड़कियों में अधिक बुद्धिमान होते हैं। ठीक है। देखिए ये आपका जो है लिंग कैडर चैप्टर 1 है, वहाँ से प्रश्न आता है, प्रश्न यही करके ज़्यादा पूछता है। तो यहाँ पर देखिए बुद्धि का जो है ना लिंग के साथ कोई संबंध नहीं, ऐसा नहीं है कि लड़कियों में बुद्धि अधिक है, लड़कों में कम है, लड़कियां में अधिक, ऐसा नहीं है। ठीक है। यानी इसको बुद्धि को लिंग के साथ नहीं जोड़ना है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा कि बुद्धि का लिंग के साथ कोई संबंध नहीं है। ठीक है। व्यक्तिगत शिक्षार्थी एक दूसरे से भिन्न होते हैं, व्यक्तिगत शिक्षार्थी एक दूसरे से भिन्न होते हैं। आपके स्कूल में अगर 1000 विद्यार्थी है तो 1000 विद्यार्थी एक दूसरे से भिन्न है। किस रूप में? विकास की दर में, विकास के क्रम में, विकास का मतलब बुद्धि समान है। ठीक है। तो विकास की दर में, क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा? विकास की दर में। तो इस तरह से आप यहाँ पर सारे सब्जेक्ट का मिक्स प्रैक्टिस सेट आप करना चाहते हैं, क्योंकि आपका देखिए सारा सब्जेक्ट का PDF तो बन गया, सभी सब्जेक्ट का बन गया। अब यहाँ पर प्रैक्टिस चल रहे हैं, आपके एग्जाम जो भी आप जुड़ेंगे तो उनका न्यू बैच भी मिल जाएगा ना, न्यू बैच भी मिल जाएगा, क्योंकि अब देखिए एग्जाम की घोषणा होने वाली है। एग्जाम की घोषणा होगी तो हम आपको प्रैक्टिस सेट करवाएंगे। ठीक है। और शुरू से ही आपको रिवाइज करवा देंगे। तो आप सभी अभी कभी अवश्य जुड़ जाइएगा। और 1 से 5 के लिए सिर्फ 500 लगेगा और 6 से 8 के लिए भी 500 लगेगा, लेकिन दोनों के लिए आपको 700 रुपये में हम योगदान दिवा रहे हैं। ठीक है। तो आप सभी अभी कभी योगदान दे दीजिए। वीडियो के अंदर जुड़े रहें। धन्यवाद।